अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के आज के लेक्चर में हम लोगों ने मॉड्यूल 2 स्टार्ट करना है। मॉड्यूल 2 की जो सबसे पहली आउटलाइन है वह बेसिक्स ऑफ जियोमेट्री। हमने ज्योमेट्री के मुतालिक बात करनी है। याद रखिएगा जो वर्ड ज्योमेट्री है इसका लिटरेरी मीनिंग है अर्थ मैयर, मीन्स के अर्थ की मेजरमेंट। ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ शेप्स को, उनके साइज़ को, उनकी पोजीशंस को, एंगल्स को, डायमेंशंस को स्टडी करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं शेप्स, साइज़, पोजीशंस, एंगल्स एंड डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं ना, जैसे रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, क्यूब है, क्यूबाइड है, ये जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं या लाइन है, ये सारी की सारी पॉइंट्स से मिलकर बनती हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल ज्योमेट्रिक शेप्स कंप्राइजेस सेट ऑफ पॉइंट्स। अब यहाँ हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि पॉइंट एक्चुअली क्या चीज़ है। याद रखिएगा पॉइंट वो क्वांटिटी है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ना ही उसकी कोई लेंथ होती है, ना ही कोई उसकी विड्थ होती है, ना ही उसकी कोई हाइट होती है, उसको हम पॉइंट बोलते हैं। जैसे ये देखें, ये मैंने एक पॉइंट प्लॉट किया है, ये जस्ट लाइक दैट। तो ये ना इसकी कोई लेंथ है, ना कोई इसकी विड्थ है, डायमेंशन लेस है, तो इसको हम पॉइंट बोलते हैं। स्टूडेंट्स अब हमने बात करनी है लाइन के मुतालिक। लाइन की दो डेफिनेशन लिखी हैं। याद रखिएगा लाइन को हम इस तरह से ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन की डेफिनेशन क्या है? लाइन इज़ अ स्ट्रेट, वन स्ट्रेट बिल्कुल सीधी है, वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल फिगर है, दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन, जो इनफाइनाइटली दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है और ये इनफाइनाइट पॉइंट्स को क्या करती है? कंटेन करती है। जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया, ये मैंने एक लाइन ड्रा की ए बी, ये मैंने इसको ग्राफिकली ड्रा कर दिया। अगर मैं इसको लिखूंगा मैथमेटिकली तो मैं इस तरह से लिखूंगा, ए बी एक लाइन है। लाइन क्यों है? कि मैंने ए बी के ऊपर ये लाइन ड्रा बनाई हुई है। तो आप इस सिंबल से, लाइन के सिंबल से समझ जाएंगे कि मैं लाइन ए बी का जिक्र कर रहा हूँ। लाइन ए बी की एक और डेफिनेशन लिखी है, तो आप डिपेंड करता है आप जो मर्जी डेफिनेशन कर लें। अ लाइन इज़ अ स्ट्रेट पाथ, लाइन एक स्ट्रेट पाथ है, दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस, जो इनफाइनाइटली बोथ डायरेक्शंस के अंदर क्या होता है? एक्सटेंड क्यों हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ। अब चूंकि लाइन है और ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, वो इतनी लंबी लाइन तो नहीं ड्रा कर सकता, मैं दोनों साइडों पे एरो लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी। इट मीन्स कि मैं यहाँ पे जिक्र किसका कर रहा हूँ? लाइन ए बी का जिक्र कर रहा हूँ। अब लाइन ए बी के बाद आपने डेफिनेशन पढ़नी है लाइन सेगमेंट की। याद रखिएगा जो लाइन होती है ना, इस लाइन का अगर हम कोई भी पार्ट उठा लें ना तो उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, लाइन का कोई भी हम हिस्सा ले लें तो उसको हम लाइन सेगमेंट का नाम देते हैं। जैसा कि, और लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये इस तरह से करते हैं जी। अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन, लाइन का हिस्सा है, दैट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। अब चूंकि ये इनफाइनाइटली तो दोनों साइडों में मूव नहीं ना कर रही होती, तो हम इस कहते हैं इसके दोनों तरफ एंड पॉइंट अवेलेबल हैं। एंड कंटेन्स ऑल पॉइंट्स बिटवीन देम, और ए और बी के दरमियान जितने पॉइंट आएंगे वो सारे इसके अंदर क्या करेंगे? कंटेन करेंगे। ये सारे पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं। और ए बी को अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? ये ए बी, अभी उसके ऊपर आप इसकी सिंबल देखें ज़रा गौर से, ये मैंने लाइन सेगमेंट की सिंबल दी है। अब ए बी के ऊपर जो भी सिंबल होगी उससे आप पहचान करेंगे कि आप लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं या लाइन की बात कर रहे हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या चीज़ है? लाइन का कोई हिस्सा। आपके पास एक लाइन ए बी है, आपने फॉर एग्जांपल उसमें से 4 यूनिट का पार्ट लिया है, तो आप उसको लाइन सेगमेंट का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? लाइन सेगमेंट का नाम देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंकरेंट लाइंस। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है लाइन। लाइन है तो इसका मतलब ये है कि लाइन के दोनों साइडों पे इनफाइनाइटली कॉन्टीन्यूसली मूव करती रहेगी, तो लिहाजा आपने दोनों साइडों पे एरो लाजमी यूज़ करने हैं। याद रखिएगा दो या दो से ज़्यादा लाइनें अगर किसी एक कॉमन पॉइंट से पास करें तो उनको हम नाम देते हैं कंकरेंट लाइंस का। जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइन L1, दूसरी लाइन L2, तीसरी लाइन L3 बनाई। अब चूंकि लाइन है तो दोनों साइडों पे एरो लाजमी लगाने हैं। ये देखें तीनों एक कॉमन पॉइंट से पास कर रही हैं। इट मीन्स दीज आर 3
कंकरेंट लाइंस। अब हमने कंकरेंट लाइंस के बाद नॉन कंकरेंट लाइंस की बात करनी है। तो ऑब्वियस है, अगर किसी एक कॉमन पॉइंट से लाइंस पास कर जाएं तो कंकरेंट, और अगर किसी एक कॉमन पॉइंट से लाइंस पास ना करें तो वो लाइंस क्या होंगी, नॉन कंकरेंट होंगी। जैसा देखें, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये इस पॉइंट से पास कर रही है, जबकि तीसरी लाइन L3 इस पॉइंट से पास नहीं कर रही। लिहाजा इट मीन्स के लाइन L1, L2 और L3 दीज आर नॉट कंकरेंट लाइंस। तो इनको हम नाम देंगे नॉन कंकरेंट लाइंस का। स्टूडेंट्स, कंकरेंट और नॉन कंकरेंट लाइंस के बाद हमारे पास आ जाती है अगली डेफिनेशन एंगल की। याद रखिएगा, अगर हमारे पास दो रेज हों, जब भी हम वर्ड रे बोलते हैं तो उसको हम ज्योमेट्रिकली इससे लिखते हैं, इससे ड्रा करते हैं। टू फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई रे ए बी है ना, तो मैं ए बी लिखूंगा और मैं रे रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो ये मैं लिखूँ इस तरह से, इसकी ऊपर सिंबल बना दूंगा, इसकी रिप्रेजेंटेशन बना दूंगा। तो अब ये ए बी के ऊपर ये सिंबल इस तरह से बनी हुई है, तो इसको हम नाम देंगे रे का। अगर हमारे पास दो रेज हों और उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, तो वो एक एंगल फॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ये कंसीडर करें, ये एक मेरे पास ये बॉल पॉइंट है, ये एक रे है, ये दूसरी बॉल पॉइंट है, ये एक रे है। अगर मैं इनका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको मैं कॉमन कर लेता हूँ यहाँ से, तो ये देखें, ये एक एंगल फॉर्म कर लिया। अब मैं इन्हीं दो बॉल पॉइंट्स की मदद से आपको समझा देता हूँ। याद रखिएगा, ये जो रे होती है ना, ये फिक्स रे होती है, इसको हम नाम देते हैं इनिशियल रे या इनिशियल साइड का। जबकि ये जो दूसरी रे होती है ना, इसको हम नाम देते हैं टर्मिनल रे या टर्मिनल साइड का। ये जो दूसरी वाली रे होती है, ये रोटेट करती है, इसका काम होता है रोटेट करना। अब एक और बात याद रखिएगा, अगर ये रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे तो आपका जो एंगल होगा दैट इज़ पॉजिटिव, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में बनाया हुआ है। और एंगल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आमतौर पर थीटा से, अल्फा से, बीटा से, गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर ये जो टर्मिनल रे है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बजाय अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर दे, तो ऐसी सूरत में जो एंगल होगा वो हमारा नेगेटिव कंसीडर होगा। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि हम एंगल को दो डायरेक्शन में मेजर करते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, उस वक्त आप एंगल को पॉजिटिव लेते हैं, कंसीडर करते हैं, और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो आप उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो याद रखिएगा, एंगल को मेजर तो हम डिग्रीज में करते हैं, रेडियंस में करते हैं, लेकिन यूजुअली हम ज़्यादातर हम इसको डिग्रीज के अंदर मेजर करते हैं। द मोस्ट कॉमन वे टू मेजर द एंगल इज इन डिग्री। हम एंगल को डिग्रीज में मेजर करते हैं। अच्छा, तो अब हम लोगों ने स्टूडेंट्स कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, उनके कुछ स्पेशल नेम्स हैं। जैसे याद रखिएगा, जो 90 डिग्री का एंगल होता है ना, 90 डिग्री का एंगल कुछ इस तरह से होता है। ये रेक्टेंगल सी या स्क्वायर सी बनी होती है इसके ऊपर। ये जो इसको जो 90 डिग्री का एंगल है ना, इसको राइट एंगल का नाम देते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 90 डिग्री के एंगल का नाम क्या होता है, राइट एंगल। और वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो, उसको आप नाम देते हैं एक्यूट एंगल का। फॉर एग्जांपल ये देखें, एंगल OAB पढ़ लें या AOB पढ़ लें, बेहतर तो है AOB पढ़ें इस एंगल को। ये एंगल AOB मैंने ड्रा किया है, ये 90 डिग्री से छोटा है, लिहाजा इसको आप क्या नाम देंगे, एक्यूट एंगल का। इसी तरह से वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उस एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल का नाम दिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया है, एंगल AOB, ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, लिहाजा आप इसको क्या नाम देंगे, ऑब्ट्यूज का। और एक बात और भी है, हमें याद रखिएगा, 180 डिग्री का जो एंगल होता है ना, वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। ये देखें, ये 180 डिग्री का एंगल है, और ये चूँकि एंगल के अंदर रेज इस्तेमाल होती हैं, ये OA एक रे है, ये OB रे है। अब चूँकि ये वन डायमेंशन के अंदर आ रही हैं और दोनों साइडों पे इनफाइनाइटली कॉन्टीन्यूसली मूव कर रही हैं, लिहाजा जो 180 डिग्री एंगल होगा वो क्या फॉर्म करेगा, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स एक और बात भी याद रखिएगा, जब दो लाइंस या दो लाइन सेगमेंट, अब वर्ड लाइन है तो फिर इसके लिए हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं, और अगर लाइन सेगमेंट है तो फिर हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं। जब भी वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी
तो उस वक़्त उन दोनों लाइंस को या लाइन सेगमेंट्स को हम क्या कहेंगे कि वो दोनों आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, दो लाइंस या दो लाइन सेगमेंट अगर 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें या मीट करें तो उस वक़्त वो दोनों लाइंस या दोनों लाइन सेगमेंट क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है जी पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस या पैरेलल लाइन सेगमेंट्स, वैसे तो आमतौर पर हम यूज़ पैरेलल लाइंस का ही वर्ड यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, दो लाइनें हों और वो हमेशा एक दूसरे से एक से फासले पर रहें और एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तो वो लाइंस पैरेलल कहलाती हैं। ये ऊपर वाली डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखें, ये एक लाइन L1 है, ये दूसरी लाइन L2 है। अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करें, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करें, इसी तरह से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करें, तो ये अगर हमेशा सेम निकले, एक जैसा निकले और ये आपस में इंटरसेक्ट ना करें, तो इट मीन्स कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। तो अगर हमारे पास दो लाइंस पैरेलल हों तो हम इसके लिए मैथमेटिकली यूँ भी नोटेशन यूज़ करते हैं, L1 इज़ पैरेलल टू L2। अच्छा स्टूडेंट, अब लास्ट में हम लोगों ने एक छोटा सा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से, फाइंड डिग्री मेजर ऑफ द एंगल्स दैट सबटेंडेड। नंबर 1 क्वार्टर सर्कल, नंबर 2 एन 8 ऑफ द सर्कल, नंबर 3 सेमी सर्कल। याद रखिएगा, टोटल एंगल जो एक सर्कल के अंदर ट्रेस होता है वो 360 डिग्री का होता है। आपने क्वार्टर सर्कल, चौथाई सर्कल के अंदर जो एंगल ट्रेस होगा या बनेगा वो फाइंड करना है। तो करना क्या है, आपने लिखना है द एंगल सबटेंडेड इन अ क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर मीन चौथाई, 1/4 से 360 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे कैंसलेशन करें तो आंसर आएगा 90 डिग्री। इट मीन्स कि चौथाई सर्कल के अंदर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। इसी तरह आपने एंगल फाइंड करना है 8 ऑफ द सर्कल का, एन 8 ऑफ द सर्कल। तो आपने क्या करना है, सिंपल 360 डिग्री को 1/8 से मल्टीप्लाई करना है, 360 और 8 को कैंसिल कर लें, आपका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। इट मीन्स ये आपका जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। इसी तरह से तीसरे पार्ट में आपने सेमी सर्कल का एंगल फाइंड करना है। ये तो बड़ा आसान है क्योंकि हमें पता है कि कंप्लीट सर्कल के अंदर जो एंगल ट्रेस होता है वो 360 डिग्री होता है। तो सेमी सर्कल के अंदर एंगल जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलो।